ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल है मुस्लिम कौम की हर नफ्स को पढ़ने और महसूस करने वाले एक खास प्रोग्राम हिंदुस्तान हमारा में। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पेश करते हैं उर्दू अदब की जानी मानी शख्सियत बेकल उत्साही की जिंदगी के उस सफरनामे को जिसने बेकल साहब को शायरी की दुनिया का एक नायाब हीरा बना दिया है। सुनहरी जमी मेरी, रुपैला आसमां मेरा, मगर अब तक नहीं समझा ठिकाना है कहां मेरा। पद्मश्री लोधी मोहम्मद शफीक खां उर्फ बेकल उत्साही की कलम से निकले ये अल्फाज महज अल्फाज नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का फलसफा है। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर के एक जमींदार घराने में पैदा हुए बेकल साहब की जिंदगी काफी दिलचस्प रही। अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखने के बाद भी बेकल साहब ने जिंदगी से हार नहीं मानी। उत्तर प्रदेश के एक जिला गोंडा है, उसके तहसील उतरौला में एक जमींदार के घर पैदा हुआ। शायरी के उस्ताद कहे जाने वाले जनाब बेकल उत्साही के इस नाम के पीछे की एक दिलचस्प कहानी है। सुबह सुबह का वक्त था, मैं मज़ार में घुस गया, वहाँ झाड़ू लगा रहे थे साहब, तो उन्होंने झाड़ू से मुझे मारा और भगाया, निकल यहाँ से। बेकल घट ठाल है, बेकल की तरह खड़ा हुआ है। 52 में पंडित जी हमारे ज़िला गोंडा में गए तो मुझ में कांग्रेसियों ने बुलाया कि आ तू जमींदारों के खिलाफ नज़म पढ़। तब तक पंडित जी आए, अरे बैठ जा पंडित जी, आगे आगे। पंडित ने कहा पढ़ने दो। पीछे से किसी ने रुकमा दिया, ऐसे उत्साही। तो उन्हें पीछे पलट के पूछे उत्साही क्या माने भाई? तो उन्होंने कहा एनर्जेटिक और हिम्मत वाला कहें, बस ऐसे उत्साही कवि की हमें ज़रूरत है। तो ये उत्साही, तभी से बेकल उत्साही हो गया। साल 1942 की बात है। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान में आजादी की लौ हर दिल में जल रही थी और इसी वक्त बेकल साहब के दिल में भी मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा हुआ। ये वो जज्बा था जिसने बेकल साहब को जंगे तहरीक में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। 42 में तो शायद 6ठे 7वें या 8वें में पढ़ रहा था, लेकिन ये एहसास कर रहा था कि हम किसी और के कब्जे में क्यों रहें। क्या हमारे माँ बाप काफ़ी नहीं हैं? तो हम सब कुछ है, हमें जो कुछ मिल रहा है तो उससे हम लोग डरते कि ये जुल्म भी करते थे। तो हमें जो एक डर हमारे समाया हुआ था बच्चों में, वो धीरे धीरे 42 में वो डर खत्म होता नजर आया। बेकल साहब को बचपन से ही शेरो शायरी का बेहद शौक था और शायद यही वजह रही कि तालिबे इल्म के जमाने में ही बेकल साहब की कलम से निकले अल्फाज शायरी बनकर उनके इरादों की मशाल जलाने लगे। शायरी तो शुरू से जब मैं स्टूडेंट था, मेरी हिम्मत अफजाई ये हुई कि शीर्षक दिए गए, उन्वान, कि भाई जो इस पर लड़का शेर कहेगा, जो सबसे अच्छा अगर शायरों ने जो जज आएंगे वो मान लेंगे तो उनको इनाम दिया जाएगा। तो इस खुशी में हमको बसंत उन्वान दिया गया। तो बसंत पे पहली शायरी मैंने शुरू की, तो ये हुआ कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे बेकल साहब की कलम की धार पैनी होती गई। अपनी कलम की जादूगरी से उन्होंने मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी अपने नाम का परचम लहराया। बाहर जो हमारे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी या वहाँ के खुद नेटिव उसको सुनते थे, जैसे जुलूज अफ्रीका में। अब जुलू की तो ज़बान है नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो वो रक्स करने लगते थे। क्या इसमें लचक थी मैं नहीं कह सकता, क्या इसमें शीरीनी थी कि जब मैं गज़ल या कुछ उर्दू की नज़्म पढ़ूँ तो जुलूज और बांटूज नाचते थे। बेकल साहब ने शायरी को एक नए अंदाज में पेश किया, या यूं कहें कि उन्होंने शायरी को रूह बख्शी। इससे भी हमारे शोरा, हमारे अदीब, हमारे क्रिटिक इससे खुश तो रहे कि एक आदमी आया तो जो गांव की बात करता है। दूसरे हमने गज़लें भी ऐसी लिखी जो शहर ही तक नहीं महदूद रही, गांव के लोग भी पढ़ते हैं आज भी। कभी ना रुकने वाले उनके कदम सियासी गलियारों की तरफ भी बढ़े।
1992 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और तब से लेकर आज तक वो उसी पार्टी से जुड़े हैं। जैसे जैसे होश गुजरता गया तो मैं कांग्रेस का ज़रूर काम करता रहा। मेरा ख्याल है कि मैं इस वक्त सबसे पुराना कांग्रेसी हूँ, 52 से हूँ, और मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। बहुत ऑफर हुआ। वो तो मुद्दत से जानता है मुझे, फिर भी हर एक से पूछता है मुझे। बेकल साहब की शायरी में कभी कभी उनकी जिंदगी का अक्स नजर आता है। बेहद उतार चढ़ाव भरी जिंदगी में उन्होंने 2 शादियां की। शादी बहुत अच्छी उम्र में हुई। एक बड़े घर पहली शादी मेरी माँ ने की अपने मायके में। उनका मिजाज मेरा मिजाज, वो बड़े घर की थी, मैं उनसे बहुत करीब था, तो मिजाज नहीं मिलता था। लेकिन माँ के हुक्म पर बहुत दिन निभाया, लेकिन परेशान रहता था। बेकल साहब की माँ ने तो लिखने की चाहत के चलते उनकी पहली शादी कामयाब न हो सकी। उन्होंने दोबारा शादी की, जिसके बाद जिंदगी में ठहराव आया और जिंदगी का सफर आसान हुआ। मैं कहीं यहाँ मुशायरे उशायरे में आया था, तो किसी ने दिखाया उखाया लड़की। उस लड़की के आने से ये हुआ कि मुझे कुछ तसल्ली हुई, कुछ सुकून हुआ, और धीरे 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 डेवलप किया। आज उसी का कंट्रीब्यूशन है। सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। उन्हें अपर हाउस यानी राज्यसभा में भी आने का मौका मिला। सियासत में जब मैं आया हूँ तो यादगार लम्हा सिर्फ ये हुआ कि मैं पहले तो कुछ जानता नहीं कि राज्यसभा में कैसे बोला जाता है, लेकिन जो अटल बिहारी का कुरेदना और हमारे अध्यक्ष शंकर दयाल शर्मा की मोहब्बत ऐसी रही कि उस मौके पर मारुति के सिलसिले में मैं जो बोला तो मैं इतना खुश हुआ कि मैं नहीं बोल सकता था, और मैं जानता भी नहीं था, लेकिन आज कैसे बोल गया। और वो है, सब रिकॉर्ड में मौजूद है। तो उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई। ज़िंदगी में इतनी खुशी नहीं मिली। दुनिया से जो भी मिला, बेकल साहब ने उसका उतना ही गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। कभी उल्हाने मिले, शिकवे मिले, रंजो गम की बारिश हुई, पर उन्होंने उस हर लम्हे को उतनी ही शिद्दत से जिया। उदास कागजी मौसम में रंगोबू रख दे, हर एक फूल के लब पे मेरा लहू रख दे। खुदा करे मेरा मुंसिफ सजा सुनाने में मेरा ही सर मेरे कातिल की रूबरू रख दे। एक शायर होने के साथ साथ सियासत में भी अपनी दखल रखने वाले जनाब बेकल उत्साही की कलम आज भी गांव, किसान और मजदूरों की आवाज और उनकी दुख तकलीफों को बयां करती आई है। इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम के अगले सेगमेंट किरदार को पेश करें, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। फिल्म में वैल्यूज को दिखाने के लिए, अच्छे वैल्यूज को दिखाने के लिए डायरेक्टर ने इसको एक डाइवर्सिफाइड रूप भी दिया है। हमारे जो वैल्यूज हैं वो चाहे कम्युनिटी, चाहे जो भी हो सोसाइटी के अंदर, अच्छे वैल्यूज जो होते हैं फैमिली के, वो सबके लिए एक समान होते हैं, चाहे वो मुस्लिम फैमिली हो चाहे हिंदू फैमिली हो।